नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। क्या करेंसी क्रांति से काले धन से छुटकारा मिल जाएगा? क्या इस देश के अंदर जो काले धन का कारोबार चल रहा था वो पूरी तरह से अब खत्म हो जाएगा? क्या साबित होगी ये जादू की छड़ी? इसी पर आज हम करेंगे चर्चा। सबसे पहले तो अपना स्वागत कर लीजिए। कई खास मेहमान हमारे साथ स्टेज पर मौजूद रहेंगे, लेकिन जनता आज दागेगी उनके सामने सवाल। तालियों से अपना स्वागत कीजिए। और फिर उन खास मेहमानों का जो हमारे साथ इन सवालों का सामना करेंगे। सुधांशु त्रिवेदी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ मंच पर जुड़ गए हैं। हमारे साथ अजय कुमार जी, डॉक्टर अजय कुमार, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी के। अतुल अंजान जी, राष्ट्रीय सचिव सीपीआई के, हमारे साथ हैं। इन सबका तालियों से स्वागत कीजिए। मीरा सान्याल, जो कि फॉर्मर बैंकर है, फॉर्मर सीईओ एंड चेयरमैन है रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड की, वो हमारे साथ हैं। सुरजीत भल्ला जी, चेयरमैन ऑक्सिस इन्वेस्टमेंट्स के, हमारे साथ हैं। और खास मेहमान अंशुमान तिवारी जी, इंडिया टुडे हिंदी के एडिटर, हमारे साथ हैं। लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखा देते हैं वो सियासी घमासान जो देश में छिड़ा हुआ है। जी हां, एक तरफ देश कतार में खड़ा है, दूसरी तरफ नेता दहाड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी पर। पहले ये जंग, सियासी जंग, बातों की जंग, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। We do not know what will be the final outcome. Prime Minister has said that we should wait for 50 days. Well, 50 days is a short period, but for those who are poor and deprived sections of the community, even 50 days torture can bring about disastrous effects. It is no good that every day the banking system comes with modification of the rules, the conditions under which people can withdraw money. That reflects very poorly on the Prime Minister's office, on the Finance Minister's office, and on the Reserve Bank of India. I am very sorry that the Reserve Bank of India has been exposed to this sort of criticism, which I think is fully justified. इस सरकार के इस निर्णय के संबंध में बहुत कम आलोचना हो रही है, लेकिन कुछ लोगों की आलोचना क्या है? आलोचना ये है कि सरकार ने पूरी तैयारी नहीं की। मैं समझता हूं कि मुद्दा ये नहीं है कि सरकार ने पूरी तैयारी नहीं की। ऐसे लोगों की पीड़ा इस बात की है कि सरकार ने किसी को तैयारी करने का समय नहीं दिया। मोदी जी पहले हंस रहे थे, आपने देखा हंसी आ रही थी, फिर कितनी बार, 3-4 बार रोना आया है ना? हाउस में आइए, हाउस में आइए और फिर देखिए क्या होता है। कौन सा इमोशन दिखाई देगा आपको मोदी जी पे? हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये जो लोकसभा है, डिस्कशन राजनेताओं को, एमपी को इसके अंदर करना। नई नोट धीरे धीरे आने वाली है और देश की जनता ने जो तकलीफ झेली है, कठिनाई झेली है, भाइयों बहनों, करोड़ों करोड़ों देशवासियों का शुक्र गुजारने के लिए मेरे शब्द भी कम पड़ जाते हैं। इतना आपने कष्ट झेलने के बाद भी इस अच्छे काम के साथ आप खड़े रहे। अब आइए आपको दिखाते हैं सबसे बड़ा मुद्दा जो शायद जनता के सामने है, जिस पर सुधांशु त्रिवेदी जी आपकी तरफ से गौर फरमाने की मैं गुजारिश करूंगी। सबसे पहले तो जो ये 500 के नोट हैं, ये बता दीजिएगा कि फेक करेंसी के खिलाफ जंग में आप कह रहे हैं कि आपको लड़ाई लड़नी थी, इसलिए आपने ये किया। 500 के 2 नोट आ गए हैं और ये कहा जा रहा है कि हड़बड़ी में आपने गड़बड़ी कर दी है। इस पर आपसे जवाब लूंगी। दूसरा बड़ा मुद्दा जो मुझे लगता है लोगों के नजरिए से है, वो है 2000 का नोट। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई थी कि घूस ना दे पाए, 2000 का नोट तो आपने साहब और आसान बना दिया। तीसरा बड़ा मुद्दा, शादी के कार्ड। शादी के आप ये पेपर दीजिए, वो पेपर दीजिए। कई लोग तो कह रहे हैं होम लोन लेना ज्यादा आसान है, ये शादी के लिए 2.5 लाख निकालना ज्यादा मुश्किल हो रहा है। ये तमाम मुश्किलें हैं जिसका लोग सामना कर रहे हैं। यहीं से इस चर्चा की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले मैं चाहती हूं कि आप लोगों के सवाल और जवाब हो, इसे हाथ उठाइए और जिसको भी सवाल पूछना है वो पूछिए। सर, जितना बड़ा नोट उतनी बड़ी करप्शन। क्या 2000 का जो नोट है उससे करप्शन नहीं होगी? ये सवाल तो हम लगातार उनसे पूछ रहे हैं। ये बताएंगे। देखिए,
ये आम जनता बैठी है और जो हमारा टॉपिक है कि करेंसी क्रांति से क्या मतलब है, तो आप सब महानुभाव हैं, जानते जनता को क्या चाहिए। जनता सब नेताओं से यही सोचती है, ये वोट मांगे उन्होंने, हम भ्रष्टाचार हटाएंगे, काला धन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अच्छा जी तुम ठीक। अब हमारे 70 साल के बाद जैसा कि जनता 99% जनता ने यही कहा है कि ठीक है हम तो लाइन में खड़े हैं, दुख भोग रहे हैं, कोई बात नहीं। क्यों? उन्हें सहने की आदत है। गरीब जनता, मध्य वर्गीय जनता देखती है कि इसमें से आप ये जानो, घर में भी जरा सा काम करना पड़े तो कितनी मुसीबत आती है। सवाल ये है कि सारे लोग मिलकर, सब महानुभाव भी इसमें बैठे हैं, कुछ अच्छी सलाह दी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और इसमें अगर टांगे खींचेंगे तो ये काम नहीं हो सकता। और ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता क्या देख रही है? आज तो सारे इकट्ठे हो गए हो। क्यों भाई? तुम ही तो कहते थे कि भ्रष्टाचार हटाओ, तुम ही कहते थे गरीबी हटाओ, आज सारे इकट्ठे होकर उनको घेर रहे हो। क्यों घेर रहे हो? सारे मिल जाओ और महानुभाव उनको सिखाओ कि देखो यहाँ कमी हुई है, कोई बात नहीं, जनता ये चाहती है हो। ठीक है, लाइन में जो समस्याएं आ रही हैं, इसमें सवाल मैं एक वाक्य, चलिए पूछ, राय ज्यादा थी, जल्दी से बोलो। मैं एक वाक्य कहना चाहता हूं। देखिए, लाइन से मुक्ति दिलाने का काम अगर किसी सरकार ने किया, ये यंगर जनरेशन को शायद अभी ना पता हो, याद करिए एलपीजी की लाइन लगती थी, कब खत्म हुई? हमारी सरकार में। टेलीफोन की लाइन कब खत्म हुई? हमारी पिछली सरकार में। मोबाइल की लाइन कब खत्म हुई? हमारी पिछली सरकार में। थोड़ा धैर्य रखिए, ये लाइन भी खत्म होगी और इस चीज से डिसाइसिव मुक्ति हम ही लोग दिलवाएंगे। और रही बात भाई, देखिए हमारी जो एज थी वो तो गुजर गई, अब जो नेक्स्ट जो हमारे नौजवान सारे बैठे हैं, आप ये देख लो कि मोदी जी आपके लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं और इनमें आपको साथ देना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि काला धन देश से बाहर जाए, गरीबी हटे और सब एक से हो जाए, बड़े बड़े हार जो पहनने के लोगों को मिलेंगे, आप ये अब नहीं देखोगे, सब बराबर है, उन्हें कोई भेदभाव नहीं चाहिए। 500 का नोट पॉकेट में लेकर भी इंसान जो है वो भूखा मर रहा है। अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी थे, वो 4000 रुपए चेंज करवाने लेके गए थे, तो उनकी वजह से जो पीछे की लाइन थी वो पूरी डिस्टर्ब हो गई। सिर्फ 4 लोगों को पैसे मिले, तो उस लाइन में क्या गरीब लोग नहीं थे? क्या उस दिन लोगों को खाना मिला खाने को? क्या उस दिन लोगों की, उस दिन भी एक पर्सन था जिसकी शादी थी, उसको भी नहीं मिला कुछ भी चेंज? जवाब दीजिए अजय कुमार जी। देखिए एक चीज है, जब तक पार्टी के अलग अलग नेता लोग लाइन में खड़ा होकर, अब राहुल गांधी गए थे और एटीएम के लाइन में फिर पूरी तरह से आज तक से लेकर सब लोग की टीवी चैनल वहां पहुंचे, ये बात तो कम से कम चर्चा शुरू होने लगी कि लाइन में लोग खड़े हुए हैं। दिक्कत क्या है कि हम लोग, देखिए एक चीज है, अगर पॉलिटिकल लीडर्स अगर लाइन में खड़े नहीं होते तो आप बोलते कि एटीएम लाइन में क्यों नहीं खड़ा है? जब एटीएम लाइन में खड़े होते, एक मिनट, जो उसने बोला है, नहीं, दिक्कत क्या सुरजीत जी, जब मोदी जी जो है जब रोते हैं या गाते हैं तभी भी तो पॉलिटिकल है, तो हर पॉलिटिकल लीडर को। अंजना जी, सुधांशु जी, एक मिनट, मैडम आप तो मोदी जी के फैन है, बाकी को तो बोलने दीजिए। तो मेरा ये कहना है कि हर एक पॉलिटिकल लीडर, अच्छी बात है, हर एक सवाल नहीं समझे, मेरा कहना, आप सवाल मिस कर गए। सवाल ये था कि उस कतार में भी तो पीछे लोग थे। मैं मान रहा हूं, राहुल जी का सर्टिफिकेट रखिए कांग्रेस के, जवाब ये दीजिए कि जो लोग लाइन में खड़े थे उन्हें हटाकर इनको साहब को अंदर ले जाया गया, ये क्यों होता है? नहीं, जब राहुल गांधी रहते ना लाइन में खड़े, फिर राहुल गांधी जी हो या कोई भी व्यक्ति हो, अपनी बारी का इंतजार नहीं, एक मिनट, कोई भी व्यक्ति हो, पॉलिटिकल लीडर अगर एटीएम लाइन में जाते हैं, बैंक की समस्या के बारे में कहते हैं, किसान की समस्या के बाद, अच्छा एक चीज बताइएगा कि अगर किसान में जो बद स्थिति चल रही है ग्रामीण क्षेत्र, निकल गए सवाल, अगर एक मिनट में नहीं निकल गए, एक मिनट, आप निकल गए सर, आप उसको, आप निकल गए, अगर आप उसको, आप निकल गए सर, अरे चल लाइन में, आप निकल गए सवाल से, मुझे बोलने दीजिए, आप निकल गए सवाल से। अंजना जी, अच्छा उसका जवाब निकल गए, निकल गए, तो जवाब दे देता हूं। अंजना जी इसका जवाब, अजय जी को पानी चाहिए, अजय जी को पानी चाहिए। चलिए अगला सवाल। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब मोदी जी ने ये फैसला लिया था कि नोट बंद कर रहे हैं, तो उनका अकेला फैसला तो था नहीं, मतलब इसमें कई सारे नेता भी उनके साथ शामिल थे, तो क्या गारंटी है कि उनके पास काला धन नहीं था और उन्होंने अपना काला धन पहले सेट नहीं कर लिया? ठीक है, इसी सवाल के साथ इस कार्यक्रम का अंत करेंगे। जल्दी से एक एक लाइन का जवाब सर, एक एक लाइन। बेहतर तो उत्तर होगा यह तो। सर आरबीआई ने ही बताया है 4.80 लाख करोड़ आखिरी क्वार्टर में जमा किया गया है। 1500 के नोट अंदर गए हैं, 150 के बाहर आए हैं। किसको पता था ये? इसके पीछे भी मैं आपको कारण बता देता हूं। पहला कारण कि 7वें वेतन आयोग का जो एरियर भारत सरकार ने दिया वो सबसे ज्यादा जमा हुआ बैंकों में। इसके अलावा, बात पूरी होने दीजिए, और इसके अलावा जो लोगों को मिला एरियर उसमें भी उन्होंने भारी संख्या में जमा किया। दूसरा, आईडीएस की स्कीम की लास्ट डेट कब थी? 30 सितंबर। यानी जो काला धन घोषित करने की इनकम की स्कीम थी वो भी लोगों ने किया।
इसके अलावा जो एडवांस टैक्स दिया जाता है उसकी भी डेट 30 सितंबर थी। अरे भाई इसलिए जो साहब, वो सितंबर सब के महीने में मिलाकर बात के कर रहे 4 लाख हैं। और सुनिए, देखिए आप बोल रहे हैं तो मैं बीच में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। और सुनिए, एक मैं भाई लास्ट में एक बात कहना चाहूंगा, एक पंक्ति कह के बात समाप्त करना चाहूंगा सुधांशु जी के कि स्टाइल ये प्रॉब्लम जो कह रहे हो, प्रॉब्लम के जो अलंबरदार बन रहे हैं अपनी तरफ से कि चमन को सींचने में पत्तियां कुछ झड़ रही होंगी, यही इल्जाम हम पर लग रहा है बेवफाई का। मगर कलियों को जिसने रौंद डाला अपने हाथों से, वही दावा करे हैं अब चमन की रहनुमाई का। मुझे भी इसका जवाब दे। इसका जवाब अतुल जी देंगे अपने स्टाइल में। अतुल जी। सुधांशु जी आपसे कहना चाहता हूं और वो ये कहूंगा कि तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि वो तो बगल वालों से पूछिएगा क्यों लुटा, तू इधर उधर की न बात करके काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं तेरी रहबरी का सवाल। रहबरी जिनकी थी जिस दौर में कारवा लूटा, उन्हीं की रहबरी में लूटा था। मैं कह रहा हूं अंजना जी, सारी समस्या का एक हल है। अगर 2, 4, 6, 10 लाख करोड़ 2, 4, 6 लाख करोड़ रुपए के 100 के नोट अगर बाजार में बांट दिए जाएं तो किसी को कोई समस्या नहीं होगी। फाइन सब टूट। कि क्या आप लोग आपस में क्या लोग आप लोग आपस में लड़ रहे हैं या देश की समस्याओं के बारे में कर रहे हैं? जब भी कभी कोई ऐसी बात होती है आप दूसरे पे आक्षेप लगाते हैं, वो आप पर, लेकिन क्या कभी आपने जनता के बारे में सोचा है कि जनता क्या चाह रही है इस बारे में? बजाय इसके कि आप जनता के बारे में सोचें, आप एक दूसरे पर आक्षेप न लगाएं और जनता के क्वेश्चंस का जवाब दें। सही जवाब, ये समझने की अब जरूरत है। सही सवाल। अतुल अंजान जी, इनके सौरभ पटेल, उनके फला पटेल, उनके इन सवालों के बीच में मैं इस पे एक बात कहना चाहता हूं। सौरभ पटेल तो छोड़ दीजिए, आज की डेट में कानूनी स्थिति क्या है कि श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी 5,000 करोड़ रुपए के नेशनल हेराल्ड घोटाले में मुचलके पे हैं। बाकी छोड़ दीजिए भाई, आपके तो सर्वोच्च नेता हो गए सामने। आपकी बात पे सिर्फ ताली बज सकती है, कोई सुन नहीं सकता है, सवाल जवाब नहीं दे सकता है। सुधांशु जी भी वही कर रहे हैं। कुछ लोगों के अब सवाल जो ये आज डिनोमिनेशन का हुआ है, ये सब कोई एक दिन का डिसीजन तो है नहीं, ये भी सिंस अ लॉन्ग टाइम प्लान हुआ होगा, फिर एग्जीक्यूट होगा, फिर भी बैंक्स में इतना डिसमैनेजमेंट क्यों? ये मैं सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। क्योंकि आप देखिए जितने नोट्स विड्रॉ किए गए हैं, अगर आप उनका गिनती करें 1,500 करोड़ 500 के नोट निकाले गए और 633 करोड़ 1,000 के नोट निकाले गए। अगर आपका प्लानिंग था तो 10 महीने में आप अगर इसको रीप्रिंट करते, 500 के नोट अगर आप रीप्रिंट करते 1,500 के करोड़ नोट, तो आपको 7 महीने लगते। और अगर आप 2,000 के नोट 1,000 के बदले में प्रिंट करते, आधा करना पड़ता, 300 करीब करना पड़ता, तो आपको 3 महीने लगते। मैं चाहती हूँ तो अगर आप पूछें ये उनसे पूछें कि ये क्यों नहीं समझ में आया इन लोगों को। सर मैं मानती हूँ कि सुधांशु जी भी बेचारे नहीं बोल पाएंगे। ये कहते हैं कि अगर बता देते तब तो सबको पता चल जाता, सब छुपा लेते, ये लॉजिक है? नहीं अंजलि, में एक कारण है। न्यूट्रल वॉइस, मैं आपको एक बात समझाना चाहती हूँ। सबको जानना जरूरी है, हमारे देश में 4 सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेसेस हैं। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस का इसका मतलब है कि किसी को जानकारी नहीं है कि वहां पर क्या होता है। नासिक में, मैसूर में, देवस में, सालोम्बी, ये 4 हैं। तो आप वहां पर आरबीआई वहां पर जो करना चाहे किसी को नहीं पता चलेगा, कानो कान नहीं पता चलेगा। दूसरी बात, अगर आप ये 10 महीने से प्रिपरेशन करते, और दूसरा आप एटीएम का स्टैकिंग होता है, कैसेट होता है। अब क्या हुआ है, आपने 2,000 के नोट जो बनाए हैं और जो 500 के नोट बता रहे हैं, उनका साइज बिल्कुल ही अलग है। अगर आप सेम साइज का नोट बनाते, 2,000 1,000 के नोट बराबर, 500 500 के नोट बराबर, तो आपको एटीएम में भी दिक्कत नहीं होती। अगर आप ये कदम उठाना चाहते थे और लोगों को परेशान नहीं करना चाहते थे, तो प्लानिंग बहुत आसान है। और मैं एक आखिरी बात कहना चाहती हूं अंजना, इसका पूरा नक्शा एक जो एसबीआई के चीफ इकोनॉमिस्ट है सौम्या कांति घोष, उन्होंने अप्रैल में एक रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि अगर आप डिमोनेटाइजेशन करोगे तो इसमें ये केओस होगा और ये कदम आपको उठाने पड़ेंगे। तो आपने जो सवाल पूछा है बिल्कुल सही पूछा है और यही भाजपा को जवाब देना जरूरी है। क्यों नहीं उस पर ध्यान दिया गया? अगर अलग साइज का नोट क्यों बनाया जब आपकी एटीएम मशीन ऐसी है, आपको पता है कि कियोस्क मच सकता है, क्यों किया ऐसा? उसका तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है, मगर मैं ये कह सकता हूं कि सीक्रेसी वाज ऑफ द अटमोस्ट एसेंस। तो अगर ये जो कदम पीएम ने लिया है, गवर्नमेंट ने लिया है, एक 70 साल में इंडिया में किसी ने नहीं लिया,
ना किसी ने दुनिया में ये लिया है। कोई जगह नहीं है जहां पे ऐसी डिमोनेटाइजेशन हुई है। हाँ, जरूर ब्राजील में हुई है, या जहां पे भी जिम्बाब्वे में हुई है, जहां पे हाइपर इन्फ्लेशन है। हमारी तो 4-5% इन्फ्लेशन है। तो ये कदम किसी ने नहीं लिया आज तक। अब हम सोच सकते हैं, पूछ सकते हैं कि क्यों नहीं लिया। इंडिया के बारे में 70 साल से सारी दुनिया, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ये वो, उनका सारा कैंपेन ही यही है, हम भ्रष्टाचार के अगेंस्ट हैं, हम काला धन के अगेंस्ट हैं, ये है। और किसी ने कुछ नहीं किया, चाहे बीजेपी गवर्नमेंट हो, चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, जो भी गवर्नमेंट्स हैं, किसी ने कुछ नहीं किया। तो अब हमें ये सोचना चाहिए कि ये कदम उठाया है, अगर ये कदम के साथ और पैकेजेस और रिफॉर्म नहीं आते तो ये भी फट। लेकिन एक सवाल है, सवाल यह है कि 10 पैसे की एस्पिरिन की टिकिया, 10 डिस्पिन की टिकिया, जिसको बहुत ज्यादा हो तो 20 पैसे में बाजार में बिकना चाहिए, 1 रुपए 20 पैसे में बिकती है, तो ये 1 रुपया जो काला धन पैदा होता है, यही तो काला धन है। 60 रुपए किलो बिकने वाली अरहर की दाल जब 220 रुपए बिकी और 160 रुपया का जो अंतर है, वही तो काला धन है। अगर काले धन को हमेशा के लिए समाप्त करना है तो आमदनी के अलावा नहीं, अतुल कुमार अंजान जी ने और उस पर उत्पादक के बीच में बहुत अच्छी चीज याद दिलाई। तो मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं कि काला धन का सृजन कहां से होता है। याद करिए, भारत के सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री रहे स्वर्गीय राजीव गांधी ने कहा था 1 रुपया दिल्ली से चलता तो 16 राजीव गांधी थे, 414 की मेजॉरिटी लेके बैठे थे। टेक्निकली सबसे शक्तिशाली 414 की मेजॉरिटी लेके बैठे, जो भारत के इतिहास में किसी को नहीं मिली। 1 रुपया चलता है तो 16 पैसे पहुंचता है। ये 84 पैसे प्रति रुपये का काला धन। ये काला धन नहीं बन रहा था तो क्या बन रहा था, और 30-35 साल बना है, और उन्हीं लोगों को आज ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और आप देखिए विरोध करने वाले लोगों में कौन कौन है, वो सब जो कि आरोपी है। अंजना जी, काला धन जो एमपी को 5 करोड़ रुपया लोकल डेवलपमेंट फंड के रूप में मिल रहा है ना, 50% खा जा रहे हैं। ये 4000 वो कैश से ही खा पा रहे हैं अतुल जी, वो कैश से ही खा पा रहे हैं। कैश खत्म हो जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा। बात यह है कि अगर आप डिमोनेटाइज करके सोचें कि काला धन बंद होगा, तो आपने 2000 रुपए का जो नोट इंट्रोड्यूस किया, इसका क्या तो पहली बात। एक मिनट सुरजीत जी, सर स्पेसिफिक चलिए ना, 5 सवाल पूछेगा तो सवाल छूट जाएंगे। एक सेकंड, 2000 का नोट भी दिखाइए हमारे दर्शकों को। 2000 के नोट का क्या अर्थ है जी, बता रहे हैं। देखिए, जैसा अभी सुजीत जी ने कहा कि सीक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंस थी। आपने कहा कि जहां पे आरबीआई में बनता वहां से किसी को नहीं पता लगता, पर जब आरबीआई से निकल के देश के करेंसी चेक्स में जाता और करेंसी चेक से बैंकों के अंदर जाता, तो 2-1 दिन पहले पता लगने की पूरी संभावना थी। इसलिए यदि हम 500 और 1000 का नोट बनाते, जैसे आप याद करिए मीडिया में आई थी फोटो, किसकी आई थी? 2000 के नोट की, क्योंकि 1-2 दिन पहले तो वो करेंसी चेक से बैंक में आने लगता है। अब अगर उस समय 500 के नोट की आती तो लोग समझ जाते इसका मतलब पुराना नोट बंद होने वाला है। इसलिए 500 या 1000 का नोट सवाल पूछ रही है मीरा जी। सुधांशु जी, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। आपके पास आज के तारीख में, आज तो डिमोनेटाइजेशन हो चुका, कोई सीक्रेसी नहीं है, आपका आरबीआई का गवर्नर कहां पर है? कोई तो हमें बताए कि आपके पास कितने नोट हैं, कितने डिनोमिनेशन के, और आप कितने नोट प्रिंट करने वाले हैं, ये तो बताइए। कोई तो बताए कि कितना है। कितने नोट बनते हैं ये तो आज तक कभी कोई गवर्नर नहीं बताता। आपको पता ही नहीं है। ये जवाब तो रिजर्व बैंक का गवर्नर देगा। जैसे, 1 मिनट मैं जवाब देता हूं। सेना पे रुकिए, मुझे पूरी बात करने दीजिए। ये सवाल का जवाब ऐसा है, सरहद पे गोली चलानी नहीं चलानी ये सरकार तय करती है। एमुनेशन में कितनी गोलियां हैं ये सेना जवाब देती है। तो निर्णय नीतिगत सरकार ने लिया, वो रिजर्व बैंक जवाब देगा कि कितने नोट हैं, कितने छप रहे हैं, कितने कहां तक पहुंचे। वही पूछिए गवर्नर का। अंशुमन जी अंशुमन जी, एक सवाल आपसे उसी से हो जाएगा। रिजर्व बैंक का गवर्नर ही तो सारे नोटों और उसके प्रबंधन के लिए है। रिजर्व बैंक के अंडर ही सारी नेशनलाइज और प्राइवेट बैंक है। वो फैसले कि 500 के गायब हो रहे हैं, 100 के आ रहे हैं, 1000 के आ रहे हैं, ये आरबीआई का आदमी नहीं कर रहा, ये भारत के फाइनेंस सेक्रेटरी कर रहे हैं। हम अगर तथ्यों पे आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। पहली चीज तो ये तथ्य बिल्कुल गलत है कि रिजर्व बैंक को पता नहीं कि कितनी करेंसी है। रिजर्व बैंक करेंसी सर्कुलेशन का हिसाब रखता है और करेंसी मैनेजमेंट की रिपोर्ट लाता है, जो रिजर्व बैंक के एनुअल रिपोर्ट का हिस्सा होती है। उसे पता होता है कि अगले साल उसको कितनी करेंसी मार्केट में रिलीज करनी है। राइट?
Absolutely. पहला सवाल। दूसरा सवाल, इसलिए रिजर्व बैंक को मालूम है कि करेंसी की डिमांड कितनी है और कितनी करेंसी खराब होकर सिस्टम से बाहर चली जाएगी, तो उसे मालूम होता है कि कितनी डिमांड है। दूसरा सवाल, हम जिस बात पर बहस कर रहे हैं उस बहस का एक बड़ा हिस्सा है कि देश में कालाधन कितना है। फिर मैं आपको तथ्य देना चाहता हूं, वित्त मंत्रालय के पास 3 रिपोर्ट्स रखी हुई हैं कॉन्फिडेंशियली, जो पिछले 4 साल में रिसर्च करके दी गई है देश के टॉप इंस्टीट्यूट के जरिए, और वो बता सकती है कि देश में एक्चुअली ब्लैक इकोनॉमी की स्थिति क्या है। 2012 के बाद देश को सरकार ने बताया ही नहीं कि देश में ब्लैक इकोनॉमी कितनी है, उसमें ब्लैक मनी कितना, केवल एक व्हाइट पेपर 2012 में आया था पार्लियामेंट में। दूसरा तथ्य। तीसरा तथ्य, ये सारी बहस रहने दीजिए सुधांशु जी और इनको लड़ने दीजिए। प्रधानमंत्री ने कहा था 50 दिन, तब तक आपको लगता है कि 50 दिन में सरकार इसको संभाल पाएगी मुद्दे को? कितने लोग सरकार के साथ इस फैसले में है? हाथ उठाइए जो लोग मानते हैं सही है। आज बहुत कम हाथ उठ रहे हैं सुधांशु जी, ये परेशानी का सबब बन सकता है। क्या सरकार ये बताने की स्थिति में है कि विथड्रॉल लिमिट्स कब तक रहेंगे? मुझे मेरा सवाल पूरा करने दीजिए। क्यों मैं सवाल पूछ रहा हूँ, क्योंकि सुधांशु जी और बाकी उसका जवाब दें। और मीरा बैंकर है तो ये जानती हैं सर, लोग अगर आप डेटा देखिए जो फैक्ट सरकार दे रही है, मैं अपना फैक्ट नहीं दे रहा हूं, लोगों ने 6.5 लाख करोड़ रुपए की अपनी डिपॉजिट, जो उनकी कैश सिक्योरिटी थी, जिनका कंजम्पशन का पैसा था, वो बैंक में जमा किया। उसके बदले सरकार 20 दिन में रिजर्व बैंक 1 लाख करोड़ रुपए का एक्सचेंज कर पाया। अगर आप इस रेशियो को भी देख लें तो क्या आपको लगता है कि विड्रॉल लिमिट्स अगले 2 महीने 1.5 महीने में खत्म हो पाएंगी? और अगर आप लोगों के पैसा निकालने पर पाबंदी लगाए रखेंगे तो आप कैसे सोच रहे हैं कि लोगों के अंदर सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी नहीं आएगा, लोगों के अंदर अपने पैसे को लेकर चिंता नहीं होगी, लोग कंजम्पशन कैसे नहीं करेंगे? और जितने दिनों तक आप लोगों के पैसे पे निकालने पे पाबंदी रखेंगे सुधांशु जी, उतने दिन लोगों का करेंसी को लेकर सिक्योरिटी कम होती जाएगी। अंजना जी, भल्ला साहब एक बार बोले, भल्ला जी कुछ बोले। भल्ला जी ने कहा था कि कभी किसी देश ने ये ऐसे काम किसी ने नहीं किया। कल मनमोहन जी ने जो बातें संसद में रखे, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि किसी देश ने जो अपने पैसे को निकालने के लिए, कभी दुनिया में ऐसे कोई उदाहरण नहीं है जिसने कोई सरकार ने जो अपने पैसे निकालने के लिए जो है पाबंदी लगा अपने नागरिक के ऊपर पाबंदी रखा। और दूसरी बात ये क्या है सर, 3 देश ने किया था, नॉर्थ कोरिया, रशिया और ऐसे देश हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो ऐसे देश नहीं कहा। तो भल्ला साहब का कहना है कि हमने जो काला धन के लिए जो कार्रवाई की है, मैं सिर्फ भल्ला साहब क्योंकि एक जाने माने अर्थशास्त्र हैं, मैं सिर्फ यही पूछना चाहता हूं कि सर सचमुच में कैश जो है वो कितनी प्रतिशत है काला धन का, और बाकी जो है वो पूरी जो स्केल में जो असली काला धन किसमें है, वो कम से कम ये इतने वर्षों तक नहीं पता लगा पाए, वो आप बता दीजिए। नॉर्थ कोरिया को तो इनको ज्यादा पता है, मेरे को तो पता नहीं है। मगर रशिया में जो डिमोनेटाइजेशन हुई थी वो रशिया खत्म हो गया था 1993 में। अब उनकी इन्फ्लेशन 900% थी 1991 में, तो उसको छोड़िए। ये जो इन्होंने भी बात की है, ये बड़ी शुद्ध बात है। खत्म नहीं हो गए थे वो, उनका डिसइंटीग्रेशन मैं टूट गया था, देश टूटा था। मैं अपना पैसा क्यों नहीं बैंक से निकाल सकता? हाँ बिल्कुल, ये लिमिट कब तक? ये इनकी चिंता है, बिल्कुल सब लोगों की चिंता। बिल्कुल ठीक सवाल है, ये बिल्कुल ठीक सवाल है। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मीरा ने भी यही कहा था कि सारे नोट्स प्रिंट नहीं हुए हैं। अगर सारे नोट्स प्रिंट नहीं हुए हैं तो ये रैशन कर रही है गवर्नमेंट के धीरे धीरे। अब हम पूछ सकते हैं कि पहले क्यों नहीं प्रिंट किए थे, फिर मैं कहूंगा कि ये इसलिए सीक्रेसी के लिए नहीं किए थे, जो भी कुछ है उस बहस में ना पढ़ो। ये जेन्युइन सवाल है कि अवेलेबिलिटी कब होगी। और मैं ये कह रहा हूं कि रैशनिंग इसलिए हो रही है, कैश की रैशनिंग हो रही है। और मैं 1 मिनट और कहूंगा कि इससे कोई इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं सर, दिक्कत नहीं, आपको मैं रोक रही हूँ। एक तस्वीर दिखाइए जरा, अमृतसर की तस्वीर दिखाइए। किसान है, हरिंदर सिंह पन्नू इनका नाम है, ये इनकी तस्वीर है सर, ये इनकी बेटी की शादी का कार्ड है। राजकोट में भी ऐसा हुआ है, कई जगहों से हुआ। कल इन्होंने इनकी खुदकुशी हुई है, इन्होंने खुदकुशी की है। इसका जिम्मेदार कौन है? भल्ला साहब देखिए, 70 आदमी का जब भी ये सवाल सबको चुप करता है। मैं बताता हूँ सुधांशु त्रिवेदी जी, मैं वही जवाब दूंगा जो मैं 3 साल से 4 साल ये हम महेश भाई सोलंकी की भी तस्वीर दिखा रहे हैं। होता है सुसाइड का होता है, आप लोग सब और हम लोग सब सुसाइड को ट्रिविलाइज करते हैं। ट्रिविलाइज मैं इसलिए कह रहा हूँ, आत्महत्या बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज है जिसके ऊपर लोगों ने बड़ा बड़ा ध्यान दिया हुआ है। और हम कहते हैं फार्मर ने सुसाइड कर लिया क्योंकि ये हो गया, इसने इसकी बेटी की शादी नहीं हुई इसने सुसाइड कर लिया। मैं सुसाइड के ऊपर नहीं कमेंट करूंगा। आत्महत्या आप बोल लीजिए।
नहीं, आप क्यों मैं तो चुप हूँ। आप क्यों इस तरह की किसी की आप मैं चुप हूँ। आप बोलिए ना, मैं कह रहा हूँ, आप बोलिए। आप कहिए, विशेषता दो, देखिए मेरे को ये नहीं लगता कि दो जने एक टाइम पे बोल सकते हैं। चलिए बोलिए, आप ट्रेवलाइज मत कीजिए। हाँ, अब देखिए मेरा ये कहना है कि सुधांशु जी। जिस किसी की भी मृत्यु हुई है, सरकार उस विषय पर पूरी तरह संवेदनशील है। किस कारण से जो भी मृत्यु हुई, यदि हम ये माने कि यदि कारण है, आप लेना ज्यादा आसान है, 2.5 लाख निकालना शादी के लिए ज्यादा मेरा मुश्किल वाक्य है। पूरा होने दीजिए। नहीं सर, बीमारी टैकल मौतों नहीं की हो जब हम बात करते हैं, बीमारी तो इसके टैकल साथ नहीं हो रही, करेंसी 2.5 से लाख जुड़ा एक नहीं और चीज निकाल आ पा रहे जाती लोग। है। अरे भाई, बात तो सेंटेंस पूरा होने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। जब हम मौतों की बात करते हैं तो उसके साथ हम बहुत बड़ी चीज इस घटना से एक चीज मिस कर जाते हैं। ये काला धन तो 15 से 20% था इकोनॉमी में, मगर आतंकवाद की फंडिंग तो 100% इन करेंसी नोट से होती थी। उनसे जितनी मौतें होती थी, क्या वो चीजें नहीं थी, वो लोग जो मारे जाते थे? आज उनकी अगर आर्थिक कमर टूटी है तो बहुत बड़ा कारण यह है नक्सलवादी, ड्रग माफिया जो पंजाब के थे। अब ये संयोगी है कि 8 नवंबर के बाद कश्मीर में शांति हो गई। कश्मीर में 8 नवंबर के बाद एग्जाम हुआ और 95% आतंकवाद देश में खत्म हो गया। हम ये नहीं कह रहे हैं। उनको एक सबसे भारी क्षति अगर हुई है, देखिए जो काला धन जिसके पास था उसका तो कुछ हिस्सा गया, आतंकवादियों का तो सब कुछ चला गया पैसे। चलिए ठीक है, मुझे लगता है और लोगों के सवाल होने चाहिए। हाथ उठाइए, आप सवाल पूछना चाह रही थी। आ रही हूँ सर, प्लीज। 2000 के नोट मिले, वो कैसे मिले? देखिए 2000 के 1-2 नोट अलग है, वो तो किसी के थ्रू पर। उनके पास कैसे पहुंच गए? गड्डी मिलती थी ना, याद करिए जब आतंकवादी मारे जाते थे तो उनके पास जिसको सवाल पूछना हाथ उठाए। आइए सामने आइए। अभी हाल ही में एक खबर आई थी, जो इंदौर पटना एक्सप्रेस में जो एक्सीडेंट हुआ था, वहां पर रेल राज्य मंत्री जो मनोज सिन्हा है, उन्होंने जो वहां पे घायल लोग थे उनकी मदद के लिए उन्होंने 500 के नोट दिए। नहीं, उन्होंने इस बात का खंडन कर दिया था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ क्या। तो फिर ये खबर मंत्री जी ने खंडन कर दिया था। और अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में लेना, हालांकि जिस सरकार ने खत्म किया वही 500 के नोट दे, ये गलत है। आप अपना सवाल पूछिए। मैम, मेरा सवाल सुधांशु जी से है। ये जो अभी सर्वे हुआ था, सिर्फ 5 लाख लोगों के बीच में सर्वे हुआ, और इसमें सिर्फ जो किसान है वो तो सर्वे कर नहीं पाए, तो सरकार जो अपने पीठ थपथपा रही है कि हाँ हमने सर्वे किया, 5 लाख लोगों को हमको समर्थन मिला, 90% ज़्यादा लोगों का। तो मैं पूछना चाहूंगा, जो किसान है जिसको भी स्कीम का पता ही नहीं, सिर्फ सहकारी बैंक के चक्कर लगा रहा है। हाँ, मतलब ट्विटर वाला सर्वे नहीं, देखिए देश के किसान तो नहीं शामिल होंगे सुधांशु। हमारे संविधान में भी कोई जनमत संग्रह या सर्वेक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। वो तो एक प्रतीक था कि भाई एक सैंपल है जिसमें लोगों ने साफ दिखाया कि इतने % आ रहा है, तो वो कोई उसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल। मायावती कह रही है इतना ही आपको अभिमान है तो चुनाव में उतरिए, वो असली सर्वे होता है लोकतंत्र में। हाँ बोलिए। दूसरी बात कह रहा हूँ कि देखिए, मैंने मायावती जी का दर्द समझा जा सकता, नोटों की माला पहनने वाले नेताओं को कितना दर्द हो रहा होगा नोट बंद करने से, आप समझ सकते हैं। लेकिन सुधांशु जी, मैं ये कह रहा हूं कि अभी ब्रिटेन, जहां के प्रधानमंत्री कैमरून थे, हमारे प्रधानमंत्री के बड़े दोस्त थे ओबामा साहब, माय डियर फ्रेंड ओबामा, कैमरून साहब ने तय किया कि ब्रिटेन को डॉलर, वो पाउंड चाहिए या यूरो चाहिए, इस पर फैसला होना चाहिए। तो वहां जनमत संग्रह करा दिया, वोट हो गया। तो कैमरून साहब थे यूरो के पक्ष में, यूरो को जनता ने नकार दिया ब्रिटेन की, प्रधानमंत्री कैमरून को इस्तीफा देना पड़ा, एक जनमत संग्रह हो गया। मैं ये कह रहा हूं उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। चुनाव आयोग कहता है कि लोकसभा का कहीं चुनाव हो और विधानसभा के चुनाव तो दोनों साथ करा दी जाए। प्रधानमंत्री जी हमारे बनारस से ही आते हैं, उत्तर प्रदेश का मैं हूं, और बनारस तो काशी विश्वनाथ, बाबा विश्वनाथ की नगरी है, बहुत अच्छा है। प्रधानमंत्री जी के जैतापुर गांव में भी एक भी एटीएम काम नहीं कर रहा अभी, जिसको उन्होंने सांसद के हैसियत से गोद लिया है। इसी डर से मैं ये बात दूसरी कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी लोकसभा का सीट से इस्तीफा दे दें और उत्तर प्रदेश की विधानसभा के लिए भी चुनाव हो जाएगा, साथ साथ एक तरह का जनमत संग्रह हो जाएगा कि प्रधानमंत्री की नीतियां ठीक, चुनाव होने चाहिए फिर से, कह रहे हैं हो जाएगा, हम भी चुप हो जाएंगे 2 साल के लिए। सुधांशु जी हंस रहे हैं आपकी बात पे। राजनीति तो जरूर, देखिए एक बात सुनिए, बताइए राजनीति इस देश के अंदर विमुद्रीकरण भी राजनीति है सर। फीस कितनी होगी, स्कूल कॉलेज में कितनी जगह होगी, बस देखिए चुनाव होगा, मकान बनेंगे कि नहीं बनेंगे, नागपुर जैसे भाषा मत बोलिए सर, नागपुर वाला भाषा क्यों कर रहे हैं सर? सुधांशु जी हंस रहे हैं, वाला भाषा क्यों कर रहे हैं? अतुल जी, सुधांशु जी आपके सुझाव पे हंस रहे हैं। ये सर नागपुर वाला नागपुर वाला भाषा सुधांशु जी, देखिए भारत के राजनीतिक इतिहास में अगर सबसे ज्यादा आक्रमण और चुनौती किसी नेता को दी गई तो श्री नरेंद्र मोदी को, और हर चुनाव दर चुनाव जीतकर उन्होंने दिखाया है
तो मोदी जी बिहार ने से दिखाया। लेके- आने दीजिए चुनाव, उस समय दिखाया बिहार से लेके इस कार्य को पूरा होने दीजिए। आपने कहा बिहार से लेके दिल्ली तक। मैं आपकी बात को 100% इस तरीके से समर्थन करता हूं कि प्रधानमंत्री जी लोकसभा का चुनाव लड़े बनारस से, और इनकी एक अनुप्रिया जी हैं, वो केंद्रीय मंत्री हो गई, वो यूपी के एमएलए थी, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से वो विधायक थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया विधायक से, और प्रधानमंत्री के क्षेत्र से पुनः चुनाव हुआ। 4 महीने बाद भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई। मेरा सवाल सुधांशु जी से है कि दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा जो है बाहर के लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं जिसमें, और जिसमें बाहर के कामगार हैं, यूपी हो, बिहार हो, बंगाल हो। तो अब नया एक नियम आया है कि होम ब्रांच से ही आप पैसे निकाल सकते हैं, और जो छोटे कामगार हैं उनको बहुत दिक्कत हो रही है पैसे निकालने के अंदर, कि वो अपनी होम ब्रांच जाएं, यूपी जाएं, बिहार जाएं, दिल्ली में उनको पैसा नहीं मिल रहा। तो अगर हम वो बेचारे, अगर गरीब आदमी इनके खिलाफ बोलते हैं तो बाबा रामदेव कहते हैं कि जी ये तो देशद्रोही है। डर तो नहीं लग रहा बाबा रामदेव की बात से? नहीं नहीं, डर कैसा, वो थोड़ी स्किल तय करेंगे कि कौन देशद्रोही है और कौन राष्ट्रभक्त है। मेरी जानकारी में ये रिस्ट्रिक्शन केवल कुछ दिन के लिए था, जब सीनियर सिटीजन्स को सारे बैंक से जा सकते थे और बाकी लोग अपने बैंक अकाउंट से पैसा निकाल सकते थे। सबसे बड़ा खतरा इस बहस में एटीएम से कोई भी निकाल सकता है। सबसे बड़ा खतरा इस बहस में क्या है कि जब भी कोई सुझाव सरकार को कोई देता है तो ये देशभक्ति और देशद्रोही के बहस में बदल देते हैं। हम ये बार बार यही कह रहे हैं कि जो है, और बल्ला साहब को सबको हम कह रहे हैं कि आप लोगों को लगता है कि आरोप सही है? विपक्ष कह रही है कि जैसे भी हम विरोध करते हैं तो सरकार हमें देशद्रोही कहने लगती है। आप लोगों को भी डर लगता है सवाल पूछने में? पीछे जो यहाँ पर लोग हैं, डर लगता है किसी को? युवा है, अब इनको तो डर नहीं लग रहा, आपको डर लग रहा है तो ये खुश हो रहे हैं। नहीं, अंजना जी हम ये कह रहे हैं कि जब भी बहस होती है, जब भी बहस होती है तो आप देख लीजिएगा, हर एक किसी भी मुद्दे को भड़काने के लिए आप बोलते हैं कि देश के हित में। हम बार बार ये कह रहे हैं कि आप मान के जाइएगा कि अगले 3 महीने में जिस तरह से मजदूर को तकलीफ है, जैसे हमारा जमशेदपुर शहर है, जमशेदपुर में जो है रोज मजदूरों का शहर है, जिस तरह से चटनी चल रही है क्योंकि किसी के पास पैसे नहीं है, ये सचमुच बहुत बड़ी समस्या है। इस पर अगर चर्चा करेंगे तो इनको जो है तकलीफ होती है। हमारा ये कहना है कि आर्थिक नुकसान जिस देश में जो हो रहा है ये सच्चाई है, और भारतीय जनता पार्टी और सब लोग कह रहे हैं कि आर्थिक नुकसान नहीं होगा। हर एक विशेषज्ञ, मूडीज का देख लीजिए, विदेश का देख लीजिए, भारत का जो अच्छे आर्थिक विशेषज्ञ ने कहा है कि जो है आर्थिक रिसेशन में जो है मंडी में इस देश चले जाएगा। लेकिन हम लोग ये बात इनको पसंद नहीं आ रही, तो हमने कहा कि इसके आधार पर तो बात कर लीजिए। अंजना जी, एक बात मोदी जी से निवेदन करना चाहता हूं। मेरा एक कॉन्क्रीट सुझाव है। काले धन के खिलाफ हम सब हैं। कॉन्क्रीट सुझाव ये है कि जो बगल अगल में छोटी दुकानें थी, पंसारी की दुकानें, उनका सब स्टॉक खत्म हो गया। वो जो डीलर से लाते थे 500,000 का नोट, वो ले नहीं रहे हैं, उनका कोई करंट अकाउंट नहीं है। वो दुकानदार अपने पड़ोसी को यहां से, जहां से 10 साल से लोग सामान लेते थे, उधार भी दे देता था, उधार के लिए भी सामान नहीं है। आपके कहने का मतलब यह है कि वो 2 नंबर का काम नहीं, वो छोटा काम करते थे। मैं आपसे कह रहा हूं आप नहीं, क्या छोटा नहीं है? छोटा काम भी तो अकाउंट 4 होता है। अगर आपका कहना ये है कि वो छोटा काम करते थे और अकाउंट 4 नहीं होता था, तो इसका मतलब हर वो आदमी जो छोटा काम करता है वो क्या 2 नंबर ही है? नहीं, तो फिर आप यही कह रहे हैं? मैं दूसरी बात मैं कह रहा हूं नहीं होता है। अगर वो राष्ट्रीय धारा में जुड़ता नहीं है तो ठीक है, एक सेकंड, जवाब सुनिए और लोगों के सवाल है क्या? कौन सा धारा? नहीं, इनकम टैक्स हर आदमी नहीं पे करता। इनकम टैक्स पे कीजिए। देखिए, मैं भी एक बैंकर हूँ मैडम की तरह से, मैं भी एक बैंकर हूँ और किसी पार्टी से मेरा कोई एफिलिएशन नहीं है। अगर मौका मिला तो सुधांशु जी को भी बात करूंगा, लेकिन एक स्टेप अगर अच्छा लिया जाता है देश के, उसमें इनकम टैक्स, मोदी जी ने पहले कहा सब खाता खोलिए, फिर भी आज की डेट में 20 करोड़ मैं बैंक में लोगों के घर जाके हमने अकाउंट खोलने के लिए भागे और नहीं खोला खाता। आज 20 करोड़ आदमी ये कहता है कि मेरा खाता ही नहीं है, तो ये कसूर किसका है? ये किसका कसूर है? जी, उसमें क्योंकि आप इनकम टैक्स के बारे में कह रहे हैं, कृषि इनकम जो है उस पर कोई इनकम टैक्स नहीं। एक मिनट सर बोलने दीजिए सर, सुन लीजिए ना सर, सुन लीजिए सर, क्योंकि अब जब बोल रहे थे तो आप बोल रहे कि भ्रष्टाचार की बहुत बड़ी लड़ाई है। सरकार के पास पूरा तंत्र है कि इस देश में कितने लोग ने अपने कृषि इनकम 50 लाख से ऊपर 1 करोड़ दिखाया है, उस पर तो आपने कोई कार्रवाई नहीं की। हमारा ये कहना है कि ये कितनी बड़ी ढोंग है कि कृषि इनकम टैक्स फ्री है। सरकार के पास पूरे आंकड़े हैं कि जितने भी किसान के नाम पर हमने 50 लाख के ज्यादा जो है इनकम दिखा करके टैक्स बचाया, उस पर मोदी सरकार कुछ नहीं कर रही है, लेकिन बहुत बड़ा लड़ाई है भ्रष्टाचार की। मीरा जी जब ये डिमोनेटाइजेशन का, नोटबंदी का स्टेप लिया गया, वो 8 तारीख को लिया गया था। इससे पहले ज्यादातर लोग जो दिहाड़ी पर काम कर रहे हैं उनको पैसे मिल गए थे।
अब जो ये मौका आएगा, जो दिसंबर का 8 तारीख या 7 तारीख है, जब भी लोगों को तनख्वाह देने का वक्त आएगा, क्या उनके मालिकों के पास पैसा रहेगा या नहीं? और ये बहुत गंभीर बात है। मैं ये कहना चाहती हूँ, सुधांशु जी से मैं ये निवेदन करना चाहती हूँ कि जो भी सरकार करे, दे नीड टू ऑपरेट ऑन अ वॉर फुटिंग टू गेट लिक्विडिटी इनटू द इकोनॉमी बिफोर द नेक्स्ट सैलरी साइकिल। और अंजना जी सिर्फ टाइम अजय जी थोड़ा, सुधांशु जी सिर्फ भल्ला साहब भी बोलना चाह रहे हैं, एक सेकंड। हाँ। अंजना, ये बात हम बराबर ये बात कह रहे हैं कि डिमोनेटाइजेशन एक इतना बड़ा रीसेट है, इतना बड़ा चेंज है किसी सिस्टम में कि वो जब बढ़ता है तो पेन रेडिएट करता है, और ये पेन रेडिएट कर रहा है। अब ये दर्द जो आपको कल तक लोगों की लाइन में लगे दिखाई दे रहा था, अभी उनके सैलरी अकाउंट्स में पहुंच रहा है, गवर्नमेंट के ट्रेजरी में पहुंच रहा है। राज्य सरकारें सेंट्रल गवर्नमेंट से कह रही कि हमको पैसा दीजिए क्योंकि हमको पेमेंट्स करने। इसलिए मैं कह रहा हूं, एक पहला सवाल। दूसरी चीज जो कि इन भाई साहब ने सवाल उठाया, में कुछ तथ्य समझने चाहिए। भारत में दो तरीके के व्यापारी हैं। एक ऐसे व्यापारी हैं जो टैक्स के दायरे में आते हैं, और एक ऐसे व्यापारी जो टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं और उनका कोई रिटर्न नहीं होता, और उनको सरकार एग्जम्प्ट रखती है, और जीएसटी में भी ऐसे लोगों को एग्जम्प्ट किया जा रहा है। लेकिन सेंटिमेंट को कौन समझेगा कि अगर मैं टैक्स देती हूं तो फिर मैं मूर्ख नहीं हूं ना? हाँ, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा, इस सेंटिमेंट को भी तो देश में समझना पड़ेगा। ये आपको समझना पड़ेगा कि जब आप इस तरीके का फैसला लेते हैं और एक बड़े सिस्टम को चेंज करते हैं, तो हमें अंदाज रखना चाहिए कि उसका पेन कहां तक पहुंचे। भल्ला साहब, ये सब चर्चा कर रहे हैं कि अमीर टैक्स नहीं देता तो उसको कहां पकड़ा क्यों नहीं। तो ये स्टडी मैंने की थी 2002 में जी। वो प्रिंटेड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्टडी है, केलकर साहब की स्टडी है। उसमें ये, और वो एनालिसिस को मैंने एक्सटेंड किया है कि 2 जने 50-60% जो उनकी आमदनी है उसके ऊपर टैक्स देते हैं। वो है एक तो सैलरीड पीपल और एक है अमीर। बीच वाले लोग जो हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं, ये दो काला धन सबसे ज्यादा ये करते हैं। तो ये अमीर नहीं, ये जो हमारे मिडिल क्लास लोग हैं, प्रोफेशनल्स हैं, अमीर प्रोफेशनल्स हैं, वो और जो दुकानदार हैं, ये सबसे ज्यादा धंधा करते हैं। कल मैं लाइन पे लगा था, 1000 के 800 और 500 के 400 देंगे, और कल एक और नवी स्कीम दी है, 1000 के 600 दे रहे हैं। आखिरी बात सुधांशु जी, ये देखिए सुधांशु जी नहीं, अंजना जी, सुधांशु जी यही अनुरोध है, सरकार ये बता दे कि कब तक ये समस्या का जो है सुधार हो जाएगा। एक और मैं कहना चाहूंगा, कैसे निकल पाया, क्या सिस्टम, आप बैंक से लेकर आया, उसने माना कि बैंक से निकाल के लाया। एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि रीडिस्ट्रीब्यूशन जो है इस डीमोनेटाइजेशन से काफी हो रही है, क्योंकि अगर ये जनधन अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं, मतलब गरीब जो हैं ये बुद्धू तो नहीं है, किसी ने उनको पैसा दिया है, उससे वो कमीशन ले रहे हैं, 20-30% की कमीशन ले रहे हैं। ये जो लाइन में लग गए थे सारे लोग कैश विड्रॉ करने के लिए, बार बार बैंक जाने के लिए, उन्होंने भी कमीशन लिए। तो एक पॉजिटिव इफेक्ट इसका ये है, जो इनकन्वीनियंस हुई है, इससे रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गई है, गरीबों को ज्यादा पैसा आया, अमीरों को धक्कत लगी। मैं समझता हूं अंजना जी, ये जो कहा गया है कि जो लोग लाइन में लगे थे वो सब काला धन लेकर के लगे हुए थे, दूसरे के काला धन लेके आए थे, इतना ज्यादा सरलीकृत होकर के उनको थप्पड़ मारने की जरूरत नहीं है। ये मैं आपसे कहूं, वो भूखे 500 रुपए का नोट रख के आजादी के बाद में पहला अवसर आया है कि 500 रुपए का नोट जेब में रहते हुए भी पूरा परिवार भूखा सो गया। ये एक बड़ी समस्या है, और दूसरी बात अंजना जी, एटीएम के लाइन में हो सकता है 2 आदमी जो है पैसे लेकर के कमीशन के खड़े होंगे, लेकिन 98% लोग जो है वो बेचारे अपने मेहनत की कमाई करके उसको चेंज कर रहे हैं। तो मैं भल्ला साहब से अनुरोध करूंगा कि इस तरह से जो है हर एक मजदूर, गरीब और आम आदमी को इस तरह से बेइज्जत मत कीजिए, क्योंकि जो लाइन में सिर्फ 2 ही आदमी होंगे 100 में, और आप पूरे 500 रुपए का नोट पॉकेट में भूखे सोना पड़ा। जी, अब मैं बात कर रहा हूं, देखिए जो तकलीफ होनी है उस बारे में तो 8 नवंबर को जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कष्ट होगा, मगर उन्हें विश्वास था कि भारत की जनता इस कष्ट को सहकर उज्जवल भविष्य के लिए आगे बढ़ेगी। अब मैं उदाहरण देता हूं, जैसे उन्होंने बताया, अब किसी के शरीर में बड़ी बीमारी हो जाए और इतनी बढ़ जाए कि ऑपरेशन की जरूरत पड़े, तो ऑपरेशन के जो चंद दिन होते हैं उनमें तो कष्ट ही रहता है, 4 दिन 5 दिन। अब आप बीमारी खत्म नहीं होगी तब क्या करेंगे? अगले 4 दिन क्या होगा? अगर 2000 की घूस पकड़ी जा रही है तो बीमारी कहां? 4 दिन के बदले में 4 महीने बाद क्या होगा, यह देखने की बात है। और वित्त मंत्री ने कहा है कि 1 क्वार्टर में लोग अपने घर में समस्या नहीं होगी, 1 तिहाई में यह समस्या आएगी, 1 तिहाई में, परंतु उसके बाद गरीब कैंसर से मरने को तैयार होनी चाहिए। नेता करप्शन कह रहे हैं सर, खत्म हो जाएगी।
सुधांशु जी आपकी बात मैं मान रहा हूं कि कष्ट होगा। मुझे मालूम है प्रधानमंत्री जी ऐसी बात बोलते हैं, उन्होंने पहले बोल दिया। उन्होंने ये भी बोला था 1 हेमराज के सर के चक्कर में 10 हेमराज के सर लाए जाएंगे। आज पिछले ये 2016 में 80 सेना के जवान, 3 लेफ्टिनेंट कर्नल, 1 ब्रिगेडियर मरणासन अवस्था में पड़े हुए हैं। ये मारे जा चुके हैं, एक भी सर आया नहीं। इस तरह की बातें न बोली जाए जो भटक जाएंगे। वही जाए। चलिए, जवाबी कव्वाली की प्रथा इस देश में खत्म हो गई है, लेकिन इस देश की सियासत से ये प्रथा कभी खत्म नहीं होती। लेकिन इस बीच तमाम पार्टियों से यही सवाल है कि आखिर सिर्फ सियासत में इसको उलझा देंगे या वाकई उनकी चिंता उस व्यक्ति के साथ है जो देश में आज कतार में खड़ा है। और इसी के साथ सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल कि लोगों को जो परेशानी हो रही है अपने ये पैसे को निकालने में, वो परेशानी, वो लिमिट कब खत्म होगा। सबकी नजर वहां है, सरकार पर है और उस वोट पर है जो उन्होंने इस सरकार को दिया है।